ये है अगेंस्ट द गॉड्स ये सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 30, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे अपना सिर उठाता है, उसके होंठों पर ठंडी सी स्माइल दिखाई देती है। वो धीरे से बोलता है, अगर ये सब मर गए तो बर्निंग हेवन क्लैन का काम तमाम नहीं हो जाएगा। बर्निंग हेवन क्लैन का सेकंड एल्डर चिल्लाता है, तू अभी भी इतनी बदतमीजी की बात करने की हिम्मत रखता है। एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स, वो अब एक तीर है जो अपनी एंड पे है, उसे तुरंत मार दो और अपने लोगों का बदला लो। पहले जो 9 एल्डर स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस से घायल होकर पीछे गए थे, उनकी जगह तुरंत 9 और आगे बढ़ते हैं। हर एक बर्निंग हेवन ब्लेड युनचे की 9 वाइटल पॉइंट्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। हर एक स्ट्राइक सिर्फ मारने के लिए थी। उनका एम था कि युनचे को एक ही अटैक में खत्म कर दिया जाए। तभी युनचे ड्रैगन फॉल्ट को हाथ में लिए एकदम से उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों से एज्योर कलर्ड मिस्टीरियस लाइट निकलती है और उसके पीछे एक एज्योर कलर्ड ड्रैगन का बड़ा सा शैडो दिखाई देता है। युनचे चिल्लाता है, ड्रैगन, सोल, डोमेन की एक भयानक आवाज सुनाई देती है। युनचे के सिर के ऊपर 2 एज्योर आंखें खुलती हैं। अब आगे वो 9 लोग जो युनचे की तरफ तेज स्पीड से आ रहे थे, एकदम से रुक गए। उनके चेहरे पे जो पहले शैतानी और गुस्से वाला एक्सप्रेशन था, वो तुरंत बदलकर पहले हैरानी और फिर बेहद डरे हुए चेहरे में तब्दील हो गया। उनकी आंखें तेज से सिकुड़ गईं और उनके पूरे शरीर पत्ते की तरह कांपने लगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने एक ड्रैगन आ गया था। एक ऐसा ड्रैगन जिसका साइज इतना बड़ा था कि पूरा आसमान उसके शरीर से भर गया। उसका शरीर हजारों मीटर लंबा था और सिर्फ उसका सिर एक पहाड़ जितना बड़ा लग रहा था। उस ड्रैगन की ऑरा इतनी ज्यादा थी कि वो आसमान से नीचे गिरते भारी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। आसमान में अंधेरा हो गया और बिजलियों की गरज ऐसी हुई जैसे आसमान को फाड़ रही हो। जमीन भी कांप उठी और हर जगह हिलने लगी। एक बर्निंग हेवन क्लैन एल्डर चिल्लाता है, क्या है ये? वो बड़े से ड्रैगन को देखकर और उसके साथ बदले हुए माहौल को महसूस करके उनके पैर थरथरा उठे, उनकी आंखें बाहर निकलने लगीं, पूरा शरीर कांप रहा था। वो ड्रैगन जैसे उनकी चीख सुन गया हो। उसका बड़ा सा सिर धीरे से नीचे आया और मुंह खोलकर उनकी तरफ बढ़ा। सब मिलकर चिल्लाते हैं, आ! डर ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। भागने वाले पैर जम गए थे और वो बस जमीन पर गिरकर अपने सिर पकड़ लिए। उनकी चीख इतनी डर से भरी थी जैसे वो मौत को आंखों के सामने देख रहे हों। बैंग! एक बर्निंग हेवन क्लैन एल्डर के सीने को युनचे ने अपनी तलवार से छेद दिया। उसकी आंखें डर से फट गईं और वो वहीं मर गिरा। बैंग! एक पवेलियन मास्टर जो डर के मारे चीख रहा था, उसको युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट से 2 टुकड़ों में काट दिया। बूम! एक जोर की आवाज हुई और बर्निंग हेवन क्लैन के 4 एल्डर एक ही अटैक से उड़ गए और तुरंत लाशें बन गईं। जो 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन थी, वो पूरा बिखर गया और बिना इस फॉर्मेशन की पावर के उनका डिफेंस युनचे के सामने बस एक मजाक बन गया। ड्रैगन सोल डोमेन के बाहर पूरे बर्निंग हेवन क्लैन के लोग डर से कांप गए। उन्होंने सिर्फ ड्रैगन की गरज सुनी और युनचे के पीछे एक बड़े शैडो को देखा। और फिर उन्होंने देखा कि जो लोग युनचे को घेर रहे थे, वो सब अपनी जगह पर रुक गए, सीधे खड़े कांप रहे थे। उनकी आंखें फट गईं और चेहरे पे ऐसा डर था जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी खौफनाक चीज को देख रहे हों। और इसी वक्त 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन की रोशनी अचानक से खत्म हो गई। युनचे एक जंगल के बाघ की तरह आगे बढ़ गया। ड्रैगन फॉल्ट हवा में चली और एक एक एल्डर और पवेलियन मास्टर को मारने लग गया। जो भी उसके सामने आया, वो सब डर के मारे जमीन पर धड़क गए और युनचे ने उन्हें एक ही अटैक में खत्म कर दिया। वो लोग न वापस अटैक कर पाए, न ही अपने आप को बचा पाए। और जब वो मर गए, तब भी उनकी आंखें खुली हुई थीं, जो सिर्फ डर से भरी हुई थीं। बर्निंग हेवन क्लैन के लोग चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है? हमने तो देखा था कि युनचे मरने वाला था, फिर ये सब कैसे? वो सब अपनी आंखों में देख रहे थे कि कैसे उनके एक्सपर्ट्स, जो 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन के साथ अनबीटेबल थे, अब मौत के सामने गिर गिर के मर रहे थे। दरअसल ड्रैगन सोल डोमेन एक मेंटल टाइप डोमेन था। बाहर से कोई भी उसके अंदर क्या हो रहा था महसूस नहीं कर सकता। जब तक उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ना हो, वो कुछ महसूस ही नहीं कर पाता। इस डोमेन में रहने वाले एक्सपर्ट मेंटली डर जाते हैं, जिससे स्काई प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट्स एक पल के लिए अपनी हिम्मत खो बैठे थे। रेजिस्ट करना तो दूर, इसी का फायदा उठाते हुए युनचे ने इन्हें मारना चालू किया। लेकिन इस डोमेन का एक बड़ा ड्रॉबैक भी था। यह बहुत ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ खा जाता था। सिर्फ 5 सांसों की देर में युनचे के दिमाग पे भारी बोझ पड़ने लगा। उसके दिमाग में चक्कर आने लगे और उसने महसूस किया कि अगर उसे फोर्स करके ज्यादा चलाता तो उसको खुद पे ही इतना मेंटल बैकलैश होता कि शायद वहीं बेहोश हो जाता।
और सिर्फ 5 सांसों के अंदर युनचे ने पूरे 12 स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स को ड्रैगन फॉल्ट से खत्म कर दिया। युनचे जोर से कहता है, ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी। युनचे का जिस्म तेज स्पीड से आगे भागा और तुरंत बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स के बीच जा पहुंचा। ड्रैगन फॉल्ट जोर से नीचे गिरा और ड्रैगन सोल डोमेन, जो सिर्फ कुछ सांसों तक ही था, उस समय तक खत्म हो चुका था। बैंग की आवाज के साथ कई मीटर जमीन फट गई और 6 एल्डर्स एक साथ उड़ गए। युनचे के एक अटैक में वो सब मर गए। जो मंजर पहले युनचे की मौत दिखाता था, वो कुछ ही सांसों में ऐसा बदल गया जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। 18 एल्डर्स स्काई प्रोफाउंड रेल्म के लगातार युनचे ने मार डाले। एक इतनी बड़ी तब्दीली सबको हिला गई। फैन दुआन हुई की नजर धुंधली सी हो गई और उसने मुंह से खून थूका। बाकी के एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स जमीन पर गिरी लाशें देखकर उन्होंने जोर से चीख मारी और गुस्से से युनचे की तरफ भागे। लेकिन बिना 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन के उनकी पावर युनचे के लिए बहुत कम हो गई थी। ड्रैगन फॉल्ट हवा में घूम रहा था, तूफानी आवाजों के साथ मौत का चक्रव्यूह बना रहा था। ये स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स जिनसे ब्लू विंड कांप उठता था, अब युनचे के 10 मीटर तक भी नहीं आ पा रहे थे। अगर ड्रैगन फॉल्ट हल्का भी लग जाता तो उनका शरीर खत्म हो जाता, और अगर सीधा लगता तो मौत तुरंत मिलती। कुछ ही समय में उनके चेहरे पे निराशा छा गई। अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ फेन जुएचेंग के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसका जिस्म कांपने लगा। आंखें युनचे पे जम गई थीं, जो उनके क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट को एक एक करके गाजर मूली की तरह काट रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, दांत भींच गए और दिल में डर बढ़ गया। अचानक कुछ याद करके वो पागल की तरह मॉर्टल पार्टिंग हेवनली पवेलियन की तरफ भागा। बैंग की आवाज के साथ पवेलियन का दरवाजा तोड़ दिया गया। फेन जुचेंग की नजर तुरंत शाओ लिंगसी पर टिक गई और वो उसी की तरफ भागा। तभी एक परछाई सामने आई। वो फेन जुचेंग था, जो रास्ते में रुक खड़ा हुआ। उसकी नजर ठंडी और कातिल थी। वो कहता है, क्या करना चाहते हो? फेन जुचेंग गुस्से में बोलता है, क्या करना है? इसकी जान को युनचे के सामने दांव पर लगाना। युनचे इसके लिए यहां आया, इसका मतलब ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे लेकर उसके सामने जाऊंगा और उसे मजबूर करूंगा कि अपनी जान इसके बदले में दे। शाओलिंगसी डर के मारे पीछे हटी और उसकी पीठ खिड़की से लग गई। आंखों में खौफ था। फेन जुचेन फिर ठंडी आवाज में बोलता है, मैंने कहा था यह सिर्फ एक बेट है, बस इतना ही। यह बॉटम लाइन थी जब इसे यहां लाए। इसके अलावा कोई इसे छू नहीं सकता। फेन जुचेंग गुस्से से चिल्लाता है, युनचे अब 20 से ज्यादा एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स मार चुका है, पूरे क्लैन को डुबा रहा है, और तुम अभी भी अपनी रिडिकुलस बॉटम लाइन की बात कर रहे हो। दूर हटो। फेन जुएचेंग का चेहरा खौफनाक हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से फेन जुएचेंग को धकेला, फिर सीधे शाओ लिंगसी की तरफ हाथ बढ़ाया। फेन जुएचेंग के हाथों से आग की लंबी जंजीरें निकलती हैं, जो फेन जुएचेंग को बांध देती हैं। साथ ही वो एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ता है। फेन जुएचेंग चिल्लाता है, तू मरना चाहता है, तू बस एक बेकार का जोकर है। मेरे सामने तू कभी कुछ नहीं था और न कभी होगा, मुझे रोकने लायक। तुम। बैंग की आवाज के साथ आग की जंजीरें टूट गईं। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ फेन जुचेंग था, जो शाओलिंगसी को फंसाकर युनचे को धमकाना चाहता था, और दूसरी तरफ फेन जुचेंग था, जो अपनी जान तक दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करना चाहता था। फेन जुएचेंग अपने घायल हाथ और अंदर के जख्मों के साथ भी कल्टीवेशन में एक स्टेप ऊपर था, और जल्दी ही उसने फेन जुएचेंग को दबा लिया। 10 से ज्यादा अटैक के बाद उसने आग का अटैक फेन जुएचेंग के सीने पर मारा। वो दूर उड़कर दीवार से टकराया। दीवार टूट गई और कमरे में रखे लकड़ी के टेबल्स और कुर्सियां ने आग पकड़ ली। फेन जुचेंग ठंडी हंसी के साथ कहता है, ट्रैश, और फिर से शाओलिंगसी की तरफ आगे बढ़ता है। फेन जुचेंग गरजता है, कौन बोला ट्रैश? एक बड़ी फ्लेम से बनी फायर हैंड तुरंत फेन जुएचेंग के चेहरे पर लगी और उसे पीछे धकेल दिया। फेन जुएचेंग फिर जमीन से भेड़िए की तरह उछलकर उस पर टूट पड़ा। फेन जुएचेंग चिल्लाता है, तू मरना चाहत है क्या? उसका चेहरा और भी खौफनाक हो गया। फ्लेम्स उसके शरीर से धमाके के साथ बाहर निकली। फेन जुएचेंग के हाथ जलकर खुली हड्डियां दिखाने लगे, लेकिन फिर भी उसने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। वो गरजता है, जो चीज मैं फेन जुएचेंग प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इसे छू नहीं सकते। फेन जुएचेंग चिल्लाता है, समझ ले कि मैं तुझे मार नहीं सकता, यूजलेस ट्रैश। उसके फ्लेम्स और तेज हो गए। फेन जुएचेंग की आग को निगलने लगे। फेन जुएचेंग के हाथ और बाजू जलकर हड्डी तक दिखने लगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। शाओलिंगसी एक कोने में सब देख रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ आ गया था कि चाहे फेन जुएचेंग कितनी भी कोशिश कर ले, वो फेन जुएचेंग को रोक नहीं पाएगा।
उसने खिड़की की तरफ देखा। उसके दिल में युनचे की याद आई। तभी उसके चेहरे पर प्यारी और बहुत ही खूबसूरत मुस्कान आ गई। शाओलिंगसी दिल में कहती है, लिटिल चे, तुम जरूर मेरे बारे में सोचोगे। बैंग की आवाज के साथ खिड़की टूट गई। शाओलिंगसी हवा में उछल गई, अपनी आंखें बंद की और अपने आप को नीचे गिरने दिया। हां, वो मरने से डरती थी, पर अगर उसे बेट बना के युनचे को फंसाया जाता, उसकी जान खतरे में पड़ती, तो उसने मरना बेहतर समझा। जैसे किसी टेलीपैथिक सेंस से खींच लिया गया हो, युनचे की नजर अचानक ऊपर उठ गई। एक झलक में उसने देखा कि शाओलिंगसी खिड़की तोड़कर बाहर गिर रही है। युनचे चिल्लाता है, लिटिल आंट। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वो जोरदार आवाज में गरजता है और ड्रैगन फॉल्ट को वापस रख लेता है। फिर बिना कुछ सोचे आसमान फाड़ देने वाली स्पीड से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। तभी 3 स्काई प्रोफाउंड रेल्म लेवल के एल्डर्स एक साथ आगे बढ़े और बर्निंग हेवन ब्लड क्लॉज से युनचे की पीठ पर अटैक कर दिया। युनचे जोर से ग्रंट करता है, उसके होंठ से खून बहने लगता है, लेकिन उनके अटैक्स का सहारा लेकर वो और तेज स्पीड से आगे निकल गया। उसकी आंखें एक ही जगह चिपकी थीं, गिरती हुई शाओलिंगसी पर। लेकिन गिरती हुई शाओलिंगसी को जमीन तक पहुंचने से पहले पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। युनचे के हाथ आगे बढ़े, उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकलीं, लिटिल आंट, लिटिल आंट। ये भारी चीख गिरती हुई शाओलिंगसी तक पहुंच गई। उसने हल्के से आंखें खोलीं। उसने अपनी नजर मोड़ी और युनचे का धुंधला फिगर देखा, जो उसकी तरफ पागलपन की हद तक दौड़ रहा था। उसके दिल में एक जोर का झटका लगा, जीने की इच्छा जग गई। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज करके अपने बॉडी के आसपास गार्ड बनाया। युनचे ने इविल गॉड के तीसरे गेट पर्गेटोरी को एक्टिवेट किया। एक ही पल में उसके बॉडी से लाल लाइट निकल पड़ी। युनचे की स्पीड और तेज हो गई, लेकिन उसकी स्पीड भले ही और तेज हो गई हो, शाओलिंगसी भी अब जमीन के और करीब आ रही थी। युनचे चिल्लाता है, एम्पायरियन डांस ऑफ द फिनिक्स। उसका जिस्म जैसे आग का तीर बन गया हो, एक लंबी दूरी पल भर में काट दी। उसने अपना बायां हाथ आगे फैलाया, जिसमें से एक सायन रोशनी निकली, जैसे शूटिंग स्टार। युनचे बोलता है, प्रोफाउंड हैंडल, जाओ। प्रोफाउंड हैंडल की स्पीड युनचे से भी ज्यादा थी, आसमान में शूटिंग स्टार की तरह चक्कर काटे हुए। लेकिन युनचे की आंखों में वक्त धीरे चलने लगा। उसने देखा शाओलिंगसी जोर से गिर रही है और प्रोफाउंड हैंडल धीरे धीरे पास आ रहा है। आखिर में जब केवल 2 फुट का फासला था उसके सिर और जमीन के बीच, तभी प्रोफाउंड हैंडल नीचे घुस गया। बैंग की आवाज सुनाई दी और प्रोफाउंड हैंडल चट्टान से जा टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। उससे उठी हुई हवा ने शाओलिंगसी का गिरने का रुख बदल दिया, जैसे पत्ता हवा में उड़ता है। और उसी पल युनचे भी पहुंच गया। दोनों हाथों से उसने शाओलिंगसी को कस के पकड़ लिया। बैंग, एक और धमाका हुआ। युनचे का सिर चट्टान से टकरा गया और दोनों जमीन पर गिर गए। लेकिन उसके हाथों के प्रोटेक्शन और प्रोफाउंड एनर्जी से शाओलिंगसी को एक खरोंच भी नहीं आई। युनचे तुरंत उठकर उसे अपने गोद में लिए बैठा। अगले ही पल उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं। वही पल दोनों के लिए फ्रीज हो गया। शाओलिंगसी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसकी सांस भी बहुत कमजोर थी। वो युनचे को घूरती रही। उसकी नजर धुंधली थी। उसके होंठों पर धीरे से एक मुस्कान उभरने लगी। उसका हाथ धीरे धीरे उठा और युनचे के चेहरे को छूने लगा। फिर उसके होंठों से नरम आवाज सुनाई दी, लिटिल चे, तुम आखिर वापस आ गए। युनचे की आंखों में आंसू उभर गए और उसी वक्त शाओलिंगसी का हाथ नीचे गिर गया और वो पूरी तरह बेहोश हो गई। 3 साल में शाओलिंगसी की लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन उसकी कमर और भी पतली और मुलायम हो गई थी। वो लड़की जो पहले 15 साल की मासूम बच्ची थी, अब 18 साल की सुंदर जवान औरत बन गई थी। युनचे उठा और चुपचाप अपना सिर ऊपर उठाया। मॉर्टल पार्टिंग हेवनली पवेलियन के ऊपर से उसने 2 चेहरे देखे जो उसे नीचे घूर रहे थे। एक था फेन जुएचेंग और दूसरा फेन जुएचेन। खतरनाक किलिंग इंटेंट उसके जिस्म से फूट पड़ा, लेकिन उसने अपने सारे गुस्से को जबरदस्ती दबा लिया। शाओलिंगसी को गले लगाए उसने स्नो फिनिक्स को समन किया, जो पहले ही थकी हुई थी, और सीधा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ चला गया। जैसे ही युनचे ने शाओलिंगसी को बचा लिया, बर्निंग हेवन क्लैन में भी जोर की हलचल मच गई। फेन दुआनहन गरजता है, अभी के अभी हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन तैयार करो। एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स की लाशों को देखकर उसका जिस्म कांप रहा था। वो अपना गुस्सा छुपा नहीं पाया। उसकी आवाज हिलती डुलती और पागल जैसे हो गई थी। फेन मोजी, जो खुद भी हिला हुआ था, तुरंत चिल्लाया, पर क्लैन मास्टर, हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन तो तब यूज होती है जब हमारा सेक्ट पूरी तरह खत्म होने के खतरे में होता है, और एक बार यूज कर लिया
फिर दोबारा बनाने में 300 साल लगते हैं। फेन दुआनहुन दांतों तले चिल्लाता है, क्या अब जो दुश्मन हमारे सामने है वो हमेशा के लिए हमें बर्बाद करने लायक नहीं है? युनचे को मरना ही होगा, वरना अगर वो आज यहां से निकल गया तो बर्निंग हेवन क्लैन कुछ दिन बाद ही मिट जाएगी। जल्दी करो। फेन मोजी भी इसके लिए मान जाता है। युनचे स्नो फिनिक्स पर उड़ रहा था, लेकिन स्नो फिनिक्स पहले ही 3000 किलोमीटर बिना रुके उड़ चुका था, इसलिए अब बहुत थका हुआ था। उसकी स्पीड तेज नहीं थी और हाइट भी सिर्फ लगभग 30 मीटर थी। पर जहां वो पहुंचा वहां बर्निंग हेवन के एल्डर्स ने उसे रोका भी नहीं। उल्टा वो सब दूर भागने लगे, जैसे उसे जाने देना चाहते हों। युनचे अब बहुत ही कमजोर था और उसके गले में अभी एक लड़की भी थी। ये उनके लिए परफेक्ट चांस था उसे मार गिराने का। इसी वक्त जैस्मिन की चीख युनचे के दिमाग में गूंज उठी। आगे एक अटैक बेस्ड प्रोफाउंड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के लेट स्टेज एक्सपर्ट को भी मिटा सकता है। जैस्मिन की बात सुन के युनचे के दिल में ठंड पड़ गई। जैस्मिन फिर हल्की सी हंसी के साथ कहती है, लेकिन यह प्रोफाउंड फॉर्मेशन सिर्फ एक चीज पर बेस्ड है, जो है प्रोफाउंड फायर फॉर्मेशन। बस जैस्मिन के कहने के कुछ ही पल बाद जमीन से एक बड़ी सी डार्क पर्पल रंग की फॉर्मेशन चमक उठी और तेज घूमने लगी। फॉर्मेशन के किनारे से लगभग 30 डार्क पर्पल फ्लेम के पिलर्स आसमान तक फटकर निकल गए। हर फ्लेम का पिलर 5 फुट मोटा था और 100 मीटर ऊंचा। उन सब ने युनचे और बेहोश शाओलिंगसी को बीच में प्रोफाउंड फॉर्मेशन के बाहर से फेन दुआनहुन चिल्लाता है, युनचे अब देखते हैं तू कैसे अकड़ता है। जब 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन भी तुझे नहीं मार पाई तो अब हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन में मर जा। अगर बर्निंग हेवन क्लैन की हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन में ही मर गया, समझ ले तूने कुछ बड़ा करा है। ये हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन लेके आई है हमारी क्लैन की सबसे तेज हेवन बर्निंग फायर। इसके नीचे तू तुरंत राख हो जाएगा। बूम की आवाज के साथ सब आग के पिलर्स एक साथ फट गए। साथ मिलकर डार्क पर्पल रंग की आग का समुद्र बन गया, पूरी हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन में फैल गया और युनचे और शाओलिंगसी को पूरा ढक लिया। हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन और तेज घूमने लग गए, जिससे पर्पल बर्निंग हेवन फ्लेम्स और तेज जलने लगी। बर्निंग हेवन ब्लेड्स एक एक करके जमीन पे गिर गए। सारे एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स भी जमीन पे बैठ गए, बिना कुछ बोले खून और तबाही को देखते रहे और वो डार्क पर्पल फ्लेम्स का समुद्र। फेन मोजी तेज सांस लेते हुए फेन दुआनहुन की तरफ बोलता है, एंसेस्टर्स की किताब में लिखा है हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन की ताकत इतनी है कि लेट स्टेज एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट्स को आराम से जला सकती है। युनचे तो अब पक्का मर जाएगा, अब तक वो राख बन चुका होगा। फेन दुआनहुन भी जमीन पे बैठ गया। जब फेन दुआनहुन युनचे को हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन में जलते देखता है, वो हंस भी नहीं पाता। दिल से जोर जोर से रोने का मन करता है। उसके दिल में सिर्फ उदासी और दुख था। अगर फिर से चुनने का मौका मिलता तो वो अपनी इज्जत पूरी छोड़ के युनचे से बार बार समझौता कर लेता, पर उसे कभी भी नाराज न करता। कुछ बर्निंग हेवन एल्डर्स पास आते हैं, तेज सांस लेते हुए पूछते हैं, क्लेन मास्टर आप ठीक तो हैं? उनके शरीर घायल हैं, सबके चेहरे सीरियस हैं, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। एक एल्डर बोलता है, साय ग्रैंड क्लैन मास्टर या ग्रैंड एल्डर यहां होते तो फिर युनचे में क्या बड़ी बात थी, हमें इतना मजबूर होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक और एल्डर बोलता है, ग्रैंड क्लैन मास्टर और ग्रैंड एल्डर ने अपनी सेंसेस बंद कर दी हैं, क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे हैं। फेन दुआनहुन बोलता है, आज की ये मुसीबत हमने खुद ही बुलाई है। बर्निंग हेवन क्लैन जब से है, सभी एल्डर से लेकर सर्वेंट्स तक सब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और बाहर दुनिया में अकड़ते हैं। अगर हम ऐसे ना होते तो युनचे से कभी दुश्मनी ना होती और आखिर में उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया। ऐसी घटिया हरकत की वजह से ही ये तबाही आई। जैसे ही फेन दुआनहुन ये बोलता है, वो एल्डर्स के चेहरों की तरफ गुस्से से देखता है। जो भी आंख मिलाता, सिर झुकाता, शर्म से चेहरा छुपाता है। 7 मिनट के आसपास का टाइम गुजर गया और बर्निंग हेवन क्लैन के डिसाइपल्स के जज्बात कुछ संभल गए। हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन की डार्क पर्पल फ्लेम्स अभी भी जल रही थीं और आग शांत होने की कोई आहट नहीं थी। एंसेस्टर्स की किताब के मुताबिक हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन की आग पूरे 15 मिनट जलती रहेगी। तभी एक एल्डर की नजर फ्लेम्स पर पड़ती है। वो हैरान होकर बोलता है, अरे जल्दी देखो सब लोग, प्रोफाउंड फॉर्मेशन की आग कुछ अजीब लग रही है। अचानक पूरी पर्पल आग का समुद्र जैसे किसी ने उठाया हो, धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरा आग का समुद्र हवा में फ्लोट करने लगा और वो धीरे धीरे और ऊंचा जा रहा था। आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट, लगातार एक ही स्पीड से ऊपर जा रहा था।
ये अजीब मंजर देखकर बर्निंग हेवन क्लैन के सब लोग जम के खड़े हो गए। सबके मुंह से शब्द नहीं निकले और आंखें फटी की फटी रह गईं। आग का समुद्र अब भी ऊपर जा रहा था और जमीन से इंसान के बराबर ऊंचा हो गया था, और उस आग के नीचे एक चेहरा पर्पल आग के तेज रोशनी में दिखाई दिया। उसका लेफ्ट हाथ एक फ्रेजाइल और बेहोश लड़की को बहुत जोर से गले लगा रखा था और राइट हाथ ऊपर उठाया हुआ था। उसके हाथ की हथेली में वही जलती हुई पर्पल आग का समुद्र था। इस चेहरे को देखकर सब लोग डर से चिल्लाए, क्या ये युनचे है? हाँ, युनचे ही तो है। पूरा बर्निंग हेवन क्लैन में डर के चिल्लाहटें गूंज उठीं। जो युनचे को सब सोच रहे थे कि वो हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन में जल के राख बन गया, वो असल में मर नहीं पाया। और सिर्फ मर नहीं पाया, वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था। उसके कपड़े, बाल और जिसे उसने गले लगाया वही लड़की, सब बिल्कुल साफ थे, बिना कोई जले के निशान के। और हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन की सारी आग जो लेट स्टेज एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को मारने के लिए काफी थी, वो सब युनचे के हाथ की हथेली में उठाई गई थी। इस मंजर ने बर्निंग हेवन क्लैन के सभी डिसाइपल्स, एल्डर्स और क्लैन मास्टर को इतना डरा दिया कि उनका दिल और पेट दर्द कर रहा था। फेन दुआनहुन परेशान होते हुए कहता है, असंभव, 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 असंभव। कैसे मुमकिन है? ऐसा कुछ हो सकता है? वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखें छोटी हो गई थीं। जब जैस्मिन ने कहा था कि यह फॉर्मेशन एक अटैक बेस्ड प्रोफाउंड फायर फॉर्मेशन है, तो युनचे ने अपने आप को टेंशन फ्री छोड़ दिया था। इविल गॉड फायर सीड की फायर कंट्रोल की ताकत से पूरे 7 मिनट में उसने पूरी आग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। युनचे मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे मारना चाहते हो? तुम लोग मेरे लायक भी नहीं हो। तुम लोग इतनी छोटी प्रोफाउंड फायर फॉर्मेशन से मुझे मारना चाहते हो? बस बेवकूफों के ख्याल हैं। मैं तो जाने वाला था, पर अब सोचा देखो कैसे लगता है अगर ये आग तुम्हारी बर्निंग हेवन क्लैन पर टूट पड़े। युनचे के अल्फाज शैतान की आवाज जैसे थे और सबके चेहरे पे डर का गहरा असर छाया। अगर ये आग का समुद्र सच में युनचे के हाथ से फेंका गया तो बर्निंग हेवन क्लैन बिल्कुल तबाह हो जाएगी। फेन दुआनहुन हाथ आगे बढ़ाते हुए चिल्लाता है, रुको, रुको युनचे, बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गुस्से में मत आओ। युनचे गुस्से से कहता है, तुम पुराने कुत्ते जैसे से मुझे बात नहीं करनी। फेन दुआनहुन घबरा के हाथ हिलाता है। वो बोलता है, इस दुनिया में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं जिसे हल न किया जा सके। अपनी आग पहले नीचे रख दो, सब कुछ सुलझा सकते हैं, सब कुछ सॉल्व हो सकता है। हमने जो गलती की उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और जो पहले हुआ उसका मैं तुम्हारी फैमिली से माफी मांगता हूं। जो भी मुआवजा चाहिए, जो भी बात करनी हो, अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। फेन दुआनहुन के माफी मांगने के जवाब में युनचे सिर्फ ठंडी मुस्कान देता है। वो जोर से चिल्लाया, तुमने जो गलती की उसकी सजा तबाही है, सब मर जाओगे। जब वो लास्ट शब्द कहता है तो उसने अपना हाथ हिलाया और वो आग का समुद्र जिसकी गर्मी पूरे आसमान को ढक रही थी, बर्निंग हेवन क्लेन की तरफ जोर से बढ़ने लगी। तभी एक गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, बिगड़ैल बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सबके कान गूंजने लगे। युनचे अपनी नजर फौरन घुमाता है और सामने देखता है। उसकी नजर के सामने 2 मिडिल एज्ड आदमी जो 40-50 साल के लग रहे थे, रेड रोब्स में अपने पूरे जिस्म से पर्पल फ्लेम्स निकालते हुए लाइटनिंग की स्पीड से उड़ते आए। पल भर में वो आग के समुद्र के सामने आ गए। दोनों ने एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए, जोर से गरजे और बर्निंग हेवन फ्लेम सी को धक्का दिया। बूम! एक भयानक आवाज हुई और पर्पल आग का समुद्र वहीं रुक गई। फिर वो अचानक उल्टे डायरेक्शन में मुड़ गई और पूरी ताकत से ईस्ट की तरफ धकेल दी गई। सबकी आंखों के सामने वो आग का समुद्र 1000 मीटर दूर जाकर गिरी। बूम! एक भारी धमाके के साथ पर्पल फायरलाइट आसमान तक चली गई, पूरे आसमान को लाल कर दिया। ये फ्लेम्स इतनी क्रेजी तरह से फैल गई कि आसपास की हर चीज को तुरंत निगल गई। बर्निंग हेवन क्लैन का शानदार मेन गेट तुरंत भस्म हो गया और सेक्ट का 1/10वां हिस्सा आग के समुद्र में डूब गया। दोनों मिडिल एज्ड आदमी जिन्होंने फ्लेम्स धकेली थी जमीन पर उतरते हैं। उनकी नजर और ऑरा युनचे पे लॉक हो गई थी। सब एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स खुशी से चिल्लाए, ग्रैंड क्लैन मास्टर, ग्रैंड एल्डर। कुछ तो घुटनों पे गिर गए और खुशी के आंसू बहा दिए। जैस्मिन तुरंत कहती है, एक सेकंड लेवल एम्परर प्रोफाउंड रेल्म पे है और दूसरा 4th लेवल एम्परर प्रोफाउंड रेल्म पे है। तुम अभी इनके बराबर नहीं हो, तुरंत यहां से निकलो। तभी लेफ्ट वाला मिडिल एज्ड आदमी एकदम से उड़ता है और उसका राइट हाथ एक भयानक पर्पल फायर ड्रैगन में बदलकर युनचे के सीने पे टूट पड़ता है। युनचे ड्रैगन फॉल्ट को पकड़कर उसका पूरा प्रोफाउंड एनर्जी बाहर निकलता है
और उसके पीछे एक स्काई वुल्फ की हाउलिंग फैंटम दिखाई देती है। बूम! स्काई वुल्फ की फैंटम और बर्निंग हेवन फायर ड्रैगन आपस में टकराते हैं और खतरनाक आवाज निकलती है। पर्पल फायरलाइट आसमान में फटकर चारों तरफ फैल गई। इस धमाके से हवा की लहरों ने बर्निंग हेवन के डिसाइपल्स को 100 मीटर दूर फेंक दिया। फ्लेम्स के बीच युनचे मुंह से खून उड़ाकर कैनन बॉल की तरह दूर जाकर पर्पल आग के समुद्र में जा गिरता है। लेकिन उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा स्नो व्हाइट बर्ड उस आग के समुद्र से निकलता है। अपने बड़े पंख फैलाकर वो ऐसे उड़ जाता है जैसे एक सफेद तीर आसमान में गायब हो गया हो। रेड रोब्ड मिडिल एज्ड आदमी धीरे से जमीन पर उतरता है, लेकिन उसका जिस्म थोड़ा हिलता है। उसकी आंखों में गंभीरता थी। फेनमोजी जोर से चिल्लाता है, जल्दी पीछे जाओ, उसे बचने मत दो। लेकिन सामने खड़ा मिडिल एज्ड आदमी अपना हाथ उठाकर कहता है, उसके पीछे मत भागो, उसने ज्यादा चोट नहीं खाई है। अगर तुम लोग पीछे गए तो अपनी जान खुद देने जाओगे। यह बोलते ही उसका जिस्म हिलता है और वो अपने सीने को पकड़ लेता है। उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकलती है। फेनमोजी घबराकर बोलता है, ग्रैंड क्लैन मास्टर, आपको क्या हुआ? मिडिल एज्ड आदमी दूर तक देखकर कहता है, क्या जबरदस्त ताकत है। 20 साल से मैं अलग बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, पर सोचा भी नहीं था कि ब्लू विंड एम्पायर में ऐसा कोई पावरफुल पैदा हो गया होगा। दूसरा रेड रोब्ड मिडिल एज्ड आदमी धीरे से आता है और कहता है, उसकी उम्र देखकर लगता है कि वो अभी 20 साल का भी नहीं होगा। मतलब इन सालों में ब्लू विंड एम्पायर में कुछ बड़ा हुआ है। उन दोनों में से एक बर्निंग हेवन क्लैन का पहला क्लैन मास्टर था, जो अब ग्रैंड क्लैन मास्टर फेन यीजुए के नाम से जाना जाता था। दूसरा था ग्रैंड एल्डर फेनजिया। दोनों की असली उम्र 100 साल से ज्यादा थी, लेकिन वो जवान लग रहे थे। ये दोनों सेक्ट के सीक्रेट ग्राउंड में छुपकर कल्टीवेशन कर रहे थे, पर आज सेक्ट में हुई इतनी बड़ी हलचल ने उन्हें जगा दिया। वो सब जगह बिखरी लाशें, खून और तबाही देखकर फेन यीजुए का दिल कांप उठा। वो गुस्से से फेन दुआनहुन को कहता है, दुआनहुन, ये सब क्या है? ये लड़का कौन था? हमारा 1000 साल पुराना सेक्ट एक छोटे से लड़के के हाथों लगभग बर्बाद हो गया। फेन दुआनहुन, जो अभी करंट क्लैन मास्टर था लेकिन अपने पिता के सामने छोटा लग रहा था, एक गहरी सांस लेता है और पूरी कहानी बता देता है। सीन शिफ्ट होता है। स्नो फिनिक्स सीधा ईस्ट की तरफ उड़ रहा था। काफी दूर जाने के बाद उसने एक दुखी सी चीख मारी। उसके बड़े पंख अब और नहीं हिल पाए और वो सीधा नीचे एक सुनसान वैली में जा गिरा। बैंग की आवाज के साथ युनचे स्नो फिनिक्स के पीठ से नीचे गिरता है, अपनी बाहों में शाओलिंगसी को संभाले हुए। जमीन पर कई बार रोल करता है और सीधा एक माउंटेन चट्टान से जा टकराता है। मुश्किल से उठकर बैठता है। उसके पास ही स्नो फिनिक्स बीस्ट का सिर जमीन पर झुक जाता है। उसका पूरा जिस्म ढीला पड़ गया था, लगातार कांप रहा था और उसकी चीख भी अब सिर्फ कमजोर सी कराह बन गई थी। युनचे उसके पास जाकर उसके स्नो वाइट फेदर्स को प्यार से छूता है और दिल से दुख के साथ कहता है, लिटिल चैन, तुमने बहुत मेहनत की, अब वापस जाओ और आराम करो। स्नो फिनिक्स एक हल्की सी चीख करता है, फिर एक व्हाइट स्ट्रीम ऑफ लाइट में बदलकर प्रोफाउंड सील में लौट जाता है। शाओलिंगसी अभी तक होश में नहीं आई थी। युनचे ने अपना ज्यादा पावर उसकी प्रोटेक्शन के लिए डिवाइड कर दिया था, इसलिए वो फेन यीजुए के साथ एक्सचेंज के दौरान जरा भी हर्ट नहीं हुई थी। लेकिन युनचे खुद अंदर से काफी इंजर्ड हो गया था। वो अभी भी उसे छोड़े बिना अपनी सांसों को संभालते हुए आसपास का नजारा देखने लगता है। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। जमीन सूखी थी, आसपास कहीं इंसानों के निशान नहीं थे। छोटी छोटी पहाड़ियां और टेढ़े मेढ़े बड़े पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे। यह साफ साफ एक ऐसी जगह थी जहां इंसान बहुत समय से नहीं आए थे। यह जगह अभी भी बर्निंग हेवन वैली के अंदर ही थी और बर्निंग हेवन वैली बर्निंग हेवन क्लैन का ही टेरिटरी था। युनचे थोड़ी देर सोचता है, फिर बाहर निकलने की बजाय ड्रैगन फॉल्ट उठाकर माउंटेन वॉल पे जोर से मार देता है। तुरंत एक 10 मीटर गहरी गुफा बन जाती है। वो शाओलिंगसी को उठाकर अंदर जाता है और एक फ्रोजन क्लाउड बैरियर बना देता है जो सारी ओरस को छुपा लेता है। बेहोश शाओलिंगसी का चेहरा पीसफुल था, जैसे एक बच्चा गहरी नींद में हो। जैसे ही युनचे उसे नीचे रखने लगता है, वो हल्की सी भौहें सिकोड़ती है। उसकी पलकें बेचैनी से कांपती हैं और उसके चेहरे पर डर दिखने लगता है। युनचे तुरंत उसे वापस गले लगाता है, उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। तभी उसकी सारी बेचैनी शांत हो जाती है और उसके होंठों पर एक हल्की सी खुशी की मुस्कान आ जाती है। युनचे अब उसे छोड़ता नहीं है। वो चुपचाप उसे अपनी बाहों में संभाल कर बैठा रहता है। एक तरफ वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उसकी चोट को धीरे धीरे हील करता है और दूसरी तरफ ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा को एक्टिवेट करके अपने अंदर और बाहर दोनों इंजरीज को तेज स्पीड से रिकवर करता है। सीन शिफ्ट होता है बर्निंग हेवन क्लेन में।
फेन यिजुए को फेन जुएचेंग अभी ग्रैंडफादर बुलाने ही वाला था कि उसे फेन यिजुए ने एक भारी थप्पड़ से उड़ा दिया। थप्पड़ इतना भयानक था कि फेन जुएचेंग का पूरा लेफ्ट फेस सूजन से भर गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और जमीन पर उसके 3 दांत टूटकर गिर गए। फेन यिजुए, जो अभी अभी पूरी कहानी सुनकर आग बबूला था, उसकी आंखों में 200 साल के शांत दिल के बावजूद गुस्से की आग थी। वो गुस्से से सबको देखता है और गरज कर कहता है, मेरी बर्निंग हेवन क्लैन ने तुम जैसे बास्टर्ड्स को पैदा किया है। सिर्फ एक लड़के को मारने के लिए तुम एल्डर्स की पूरी टीम भेजते हो और ऊपर से उसकी फैमिली को किडनैप करके बेट बनाते हो। वाह, कितनी घटिया और गिरी हुई हरकत है तुम लोगों की। तुमने सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे क्लैन का मुंह काला कर दिया। तुम्हें लगा तुमने एक कछुए को फंसा लिया है, लेकिन असल में तुम एक ड्रैगन के सामने जा बैठे, जिसने लगभग पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया। अगर मैं और फेंजिया वक्त पे नहीं आते तो तुम सब यहीं लाश बनकर पड़े होते। बर्निंग हेवन क्लैन के 1000 साल की विरासत वहीं खत्म हो जाती। फेन यिजुए के गुस्से के सामने सब एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स ठंडे पड़ गए। कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं करता। फेन जुएचेंग तो लगभग बेहोश हो गया था। वो घुटनों के बल गिर गया, पूरा कांप रहा था। फेंजिया सिर हिलाकर सांस भरता है और कहता है, जो होना था हो गया, गुस्से का कोई फायदा नहीं। फेन दुआनहुन, नुकसान कितना हुआ है? फेन दुआनहुन आंखें बंद करके दुख से कहता है, हमारे 27 एल्डर्स और 33 पवेलियन मास्टर्स में से 31 लोग युनचे के हाथों मर गए, जिनमें ग्रेट एल्डर फेन मोली भी शामिल है। 127 मिडिल लेवल डिसाइपल्स और 1,192 रेगुलर डिसाइपल्स भी लड़ाई में टपक गए। हर एक नंबर सुनकर फेन यिजुए का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपना मुक्का जोर से पत्थर की टेबल पे मारा और वो तुरंत धूल बन गई। वो बाहर की तरफ देखता है और गहरी आवाज में कहता है, ये लड़का जरूर मरना चाहिए। फेन मोजी बोलता है, उसका एक फैमिली मेंबर अभी यहीं है। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो जरूर लौट कर आएगा। फेन यिजुए कुछ कहने ही वाला था कि फेंजिया बीच में बोलता है, हाँ, ये लड़का मरना ही चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, और उसे फिर से बुलाने का सबसे आसान तरीका वही किडनैप्ड पेट है। बिग ब्रदर, इस बात पे और गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी मैंने देखा कि उस लड़के की चोट काफी गहरी है। ऊपर से अब उसे हम दोनों की एग्जिस्टेंस का भी पता चल गया है। वो तभी लौटेगा जब अपनी इंजरी को पूरा रिकवर कर लेगा। मतलब कम से कम 7 दिन तक नहीं आएगा। इस टाइम में हम अपने सेक्ट की हालत संभाल लेते हैं। फेन यिजुए चुप हो जाता है। वो भी इसके लिए मान जाता है। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए। First,